नमस्कार, मैं हूं बरखा बली और स्वागत करती हूं आपका आपके पसंदीदा शो स्पॉटलाइट मिशन 2047 में। इस कार्यक्रम में हम आपको यूपी के विकास की गाथा के बारे में बताते हैं। तो चलिए, आज पहली जो कहानी है वो है भदोई की, जहां पर भदोई जो है वो कालीन की नगरी भी कहा जाता है और वो विकास की नई गाथा लिख रहा है। देखिए रिपोर्ट। मुझको भी तरकीब सिखा कोई यार जुला है, अक्सर तुझको देखा है कि ताना बुनते जब कोई तागा टूट गया या खत्म हुआ, फिर से बांध के और सिरा कोई जोड़ के उसमें आगे बुनने लगते हो। तेरे इस ताने में लेकिन एक भी गांठ गिरह बुनतर की देख नहीं सकता है कोई। हुनर का इस ताने बाने को जब हिम्मत के रंग चढ़ते हैं तो कीर्तिमानों के आसमान नहीं छुए जाते, बल्कि खुद कीर्तिमान का आसमान बन जाते हैं। यूपी का ये छोटा सा जिला भदोई अब हुनर की दुनिया का आसमान बन चुका है। दुनिया कतार में खड़ी है, इस हुनर के आसमान के सजदे में झुकी है। It is my pleasure to be calling in today from London, UK, where our offices are headquartered. It's been a pleasure working on this project. I know a lot of hard work and dedication has gone in, not just the craftsmanship. रंग बिरंगे धागों से भदोही ने यूपी का नाम दुनिया के आसमान पर चमकदार सूरज के तौर पर उकेर दिया है। सेंट्रल एशिया और पूर्वी यूरोप जहां मिलते हैं, वहां बसे कजाकिस्तान में सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। नाम है आस्तान ग्रैंड मस्जिद। ये मस्जिद शानदार है, लेकिन अब इसे अद्वितीय बना रही है भदोही की बनी ये कालीन, जो इस सबसे बड़ी मस्जिद की इस समय शोभा बढ़ा रही है। भदोही में बनी 12,464.28 वर्ग मीटर की कालीन, कजाकिस्तान की आस्ताना ग्रैंड मस्जिद में बिछी भदोही की कालीन, कजाकिस्तान की मस्जिद में बिछाने में लगे 50 दिन, 1000 कारीगर ने 125 टुकड़ों में तैयार की ये कालीन। इस कालीन को बनाने में लगभग 6 माह का समय लगा। लगभग 1000 से ज्यादा अति कुशल कारीगरों ने इस काम को अंजाम दिया है और बनाने के अंदर में हर स्टेज के ऊपर में बहुत ज्यादा सावधानी रखी गई है, क्योंकि ये काम टेक्नोलॉजी से नहीं हुआ है। ये काम पूर्णतया क्राफ्ट ड्रिवन है, इसमें क्राफ्ट्समैन किए हैं। आप वीडियो अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से रंगाई हो रही है, किस प्रकार से कटाई हो रही है, किस प्रकार से फिनिशिंग हो रही है, किस प्रकार से वीविंग हो रही है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा उदाहरण है भारत की कालीन बनाने का और कालीन बनाने की कला का। हम इस चीज़ से बहुत उत्साहित हैं और हम आशा करते हैं कि भविष्य में और भी बड़े काम और भी कठिन काम करने के लिए हमें मिलेंगे। कवि को श्रोता, फिल्मों को दर्शक और हस्तशिल्प को बाजार न मिले तो वो धीरे धीरे दम तोड़ने लगता है। भदोही के कालीन उद्योग ने भी वही ठहरता वक्त देखा है, लेकिन योगी सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना ने कालीन को विश्व का बाजार दिया। विश्वकर्मा कौशल विकास जैसी योजनाओं ने उन्हें जरूरी ट्रेनिंग दी, दुनिया की जरूरतों को बताया, जिसके बाद कालीन उद्योग एक बार फिर न सिर्फ पैरों पर खड़ा हुआ बल्कि अब दौड़ रहा है। कारपेट, वाराणसी, भदोही और मिर्जापुर का कारपेट आज फिर से वह पुनर्जीवित हुआ है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना और विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना ने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को मात्र 4 वर्ष के अंदर ही, जबकि इन 4 वर्ष में 3 वर्ष कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण जाना जाता है, तब भी उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को लगभग 250 गुना बढ़ाने में इसने मदद की। ये उत्तर प्रदेश की नई पोटेंशियल है। आज आप देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के अंदर किसी देश में जाते हैं तो परंपरागत उत्पाद के लिए उत्तर प्रदेश के उद्यमियों के द्वारा बनाए गए किसी न किसी प्रोडक्ट को दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को भेंट स्वरूप देकर के
यहाँ के हस्तशिल्पियों के सम्मान को बढ़ाने का काम करते हैं। योगी सरकार ने 2018 में ओडीओपी योजना की शुरुआत की। भदोही के कालीन को ओडीओपी योजना में शुरुआत में शामिल किया गया। 2019 में टेक्निकल ट्रेनिंग और टूल किट भी बांटे गए, जिससे दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जानकारी कालीन के कारीगरों को हो सके। बुनकरों और छोटे उद्यमों के लिए सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों संग मिलकर आसान लोन और सब्सिडी की व्यवस्था की। बिचौलियों को हटाने और कारीगर के सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने कारीगरों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ने में मदद की। जब यूपी के स्थानीय उत्पादों को दुनिया तक पहुंचाने में खुद पीएम मोदी और सीएम योगी लगे हों, तो सफलता पर शक नहीं रह जाता। पीएम मोदी ने जहां विदेशी राष्ट्र अध्यक्षों को यूपी के ओडीओपी प्रोडक्ट्स गिफ्ट कर एक वैश्विक पहचान दिलाई, वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी की ओडीओपी योजना ने कारीगरों और हस्तशिल्प उद्योगों को वैश्विक बाजार उपलब्ध करवाया। भदोही का कालीन उद्योग सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश को एक्सपोर्ट से लीड कर रहा है। पूरे देश में कालीन का कारोबार 17,500 करोड़ रुपए का है। अकेले भदोही में हर साल 7200 करोड़ का कारोबार होता है। भदोही से हर महीने औसत 600 करोड़ का कालीन कारोबार होता है। भदोही में कालीन के काम का इतिहास करीब 400 से 500 साल पुराना है। कारोबार पुराना है, इसीलिए एक तरह से पूरा का पूरा जिला इस कारोबार से ही जुड़ा है। एक तरह से भदोही जिले की कमाई, कारीगरी और कारोबार तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। भदोही के 80% परिवार कालीन उद्योग से जुड़े हैं। भदोही में ही करीब 5 लाख परिवार की जिंदगी कालीन उद्योग पर टिकी है। देश के कालीन उद्योग में करीब 22 लाख ग्रामीण कारीगर हैं। ओडीओपी योजना ने कालीन कारीगरों को वो हिम्मत दी जिससे अब वो दुनिया फतेह कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड तोड़ कालीन बनने में भी बड़ी दिक्कतें आई हैं। कोरोना का समय था, टेंडर लेने के लिए विश्व के बड़े बड़े देश दावेदार थे, लेकिन भदोही ने सबको पछाड़ दिया। कालीन का कॉन्ट्रैक्ट लेने में चीन और अमेरिका की दिग्गज कंपनियां आगे थीं, लेकिन भदोही की कंपनी ने अपने डिजाइन और गुणवत्ता से कॉन्ट्रैक्ट को हासिल किया। 1000 कारीगरों ने 6 महीने में बनाया 12,464 वर्ग मीटर का दुनिया का सबसे बड़ा कालीन। देखिए, सबसे बड़ी तो कोविड की चुनौती थी कि उस समय पे मैन पावर आधा हो गया था। उस समय मैन पावर मैनेज करना, कारीगरों को मैनेज करना, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये एक बड़ा चैलेंज था। उसको मैनेज किया गया और उसके अलावा चारों तरफ में जिस प्रकार का हाहाकार मचा हुआ था, तो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स अपने आप में एक परेशानी थी, जिसके लिए कि बहुत ज़्यादा प्री प्लानिंग की जरूरत पड़ी, तब जाके हम लोग समय के ऊपर में इसको डिलीवर कर पाए। कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि भदोही के कालीन का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना इतना बड़ा क्यों है। ये सफलता इसलिए इतनी बड़ी है क्योंकि टैरिफ वॉर के बीच ये आत्मनिर्भर और निरंतर चलने वाले भारत का सबसे बड़ा सबूत है। 27 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। कालीनों की कीमत 1.5 गुना तक बढ़ी, जिससे अमेरिकी बाजार में कालीन की मांग कम हुई। भदोही से करीब 60% कालीन अमेरिका एक्सपोर्ट होता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड कालीन के बाद पूरी भदोही के लिए दुनिया के कई और देशों के दरवाजे खुलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भदोही के कालीन की मांग बढ़ने की उम्मीद है। ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और फ्रांस में कारोबार बढ़ाने पर जोर है। दरअसल अमेरिका के टैरिफ वॉर के बीच अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम आने के बाद भदोही के लिए अब दूसरे देशों के दरवाजे भी खुलेंगे, जिससे टैरिफ वॉर के बीच अमेरिकी बाजार पर कालीन उद्योग की निर्भरता भी खत्म होगी और व्यापार भी बढ़ने की उम्मीद मजबूत होगी। हमारे हस्तशिल्पियों और कारीगरों में हुनर की कमी नहीं थी, पहले भी थी, लेकिन उस हुनर को समय के अनुरूप टेक्नोलॉजी, उस हुनर को समय के अनुरूप प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं हो पाता था। आज जब उसे जैसे ही प्लेटफॉर्म मिला, उसे डिजाइन और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया, तो आज हमारा वही हस्तशिल्पी, वही कारीगर वैश्विक मंच पर अपना धाग जमाता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी के भदोही में ये साफ दिख गया है कि जब सरकारें कारीगरों के हुनर का हाथ पकड़कर चलती हैं, तो तरक्की के रास्ते पर असंभव कुछ नहीं होता। यूपी के कालीन उद्योग को सीएम योगी ने जो मजबूती दी है, जो हौसला दिया है,
उसी का नतीजा है कि आज पूरी दुनिया में भदोही और उसके कालीन हुनर की चर्चा भी है और कारोबार की संभावना भी। स्पॉटलाइट मिशन 2047 में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। वाह, लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है। स्पॉटलाइट मिशन 2047 में आगे बढ़ते हैं। अभी आपने देखा कि किस तरह से भदोही देश भर में उनकी जो कालीन है उसके जरिए वो यूपी की जो मान है वो बढ़ा रहा है। वहीं यूपी के खिलाड़ी भी यूपी का मान बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया अभियान कई प्रयास कर रहा है। ऐसे में हमीरपुर में भी राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहा है। देखिए रिपोर्ट। दुनिया के सबसे बड़े खेल महाकुंभ में अधिकतर बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की हाजिरी अधिकतर समय सिर्फ ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी के परेड में ही दिखती थी। ओलंपिक में मेडल्स के मामले में भारत की शक्ति कम ही दिखी है। हालांकि 2014 के बाद से ओलंपिक खेलों की मेडल लिस्ट में भारत दिखता भी है और चमकता भी है। जब ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी पदक जीतते हैं तो पूरा देश जश्न में झूम जाता है। भारत आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है, लेकिन एक सच ये भी है कि भारत एक स्पोर्टिंग नेशन नहीं है। भारत में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की परंपरागत तौर पर कमी रही है। देश में खेलों का माहौल बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की मुहिम में पीएम मोदी 2014 से ही लगे हैं और 2018 में खेलो इंडिया अभियान की शुरुआत के बाद अब इसके परिणाम भी दिखने लगे हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खेलों की एक शक्ति बनकर उभर रहा है। हालांकि अभी ये शुरुआत भर है। मेरा अनुभव है कि जब ये खेल महाकुंभ हमने शुरू किया तो गांव में भी लोग खेलना शुरू किए। इवन मैंने सीनियर सिटीजन्स के खेल रखे, लोग मजा के लिए भी आते थे, इकट्ठे होते थे, तो उसका एक कल्चर बना। और इस बार 6 बच्चियां आपके साथ थी। वो मूल कारण था, वो खेल महाकुंभ से निकली, क्योंकि ये खेल एक स्वभाव बनाना। जब दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक के सबसे बड़े नेता खिलाड़ियों के साथ इस आत्मीयता से बात करें तो खेलों का महत्व भी बढ़ता है और माहौल भी बनता है। इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के साथ साथ पीएम मोदी उन्हें देश में खेलों का माहौल बनाने और बढ़ाने की प्रेरणा भी देते हैं। आपके जो प्रतिस्पर्धी थे उनके ट्वीट देखे थे क्या? याद है? ब्रिटिश टीम ने आप लोगों की इतनी तारीफ की थी, यानी बोले ये सचमुच में इतने होनहार खिलाड़ी हैं ना, हर कोई आपकी टेक्निक की चर्चा कर रहा है। पीएम मोदी इसलिए ही दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, क्योंकि ये आम खिलाड़ी आम इंसान की परेशानियों को समझते हैं, पदकों की चकाचौंध के पीछे के अंधेरे गड्ढों को जानते हैं। वो समझते हैं कि देश में खेलों को करियर बनाने की राह में कितनी परेशानियां आती हैं। देश की जमीनी हकीकत से पीएम मोदी अच्छी तरह वाकिफ हैं। पहले गांव हो या शहर, हर खिलाड़ी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि उसे स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस के लिए घर से बहुत दूर जाना पड़ता था। इसमें खिलाड़ियों का बहुत समय निकल जाता था, कई बार दूसरे शहरों में जाकर रहना पड़ता था। आज गांवों के पास भी आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है। देश के दूर सुदूर में भी अब बेहतर मैदान, आधुनिक स्टेडियम, आधुनिक ट्रेनिंग फैसिलिटीज बनाई जा रही है। यूपी में भी स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
देश में खेलों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को गांव-गांव, शहर-शहर तक पहुंचाने का पीएम मोदी का अश्वमेघी यज्ञ अब सफलता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। तस्वीरें यूपी के छोटे से जिले हमीरपुर की हैं। एक समय ऐसा भी था जब हमीरपुर में तरक्की का पहुंचते पहुंचते दम फूल जाता था। सरकारी योजनाएं सुनाई तो देती थी, पर जमीन पर दिखाई नहीं देती थी। जहां चिंता रोजी रोटी की हो, वहां खेलों का नंबर बहुत बाद में आता है। हमीरपुर में ना तो खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर था और ना ही खेलों को लेकर माहौल। हमीरपुर में खेल शौक थे और शौक पर रोजी रोटी की चिंता अक्सर हावी रहती थी। जीवन में अगर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं तो व्यक्ति या समाज कभी विकास नहीं कर सकता। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भाव भी हमारे बीच में आए कि हम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से इसे प्राप्त करेंगे। इस दृष्टि से यह प्रतियोगिता आवश्यक है और इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने खेलो इंडिया खेलो के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। अब खेलो इंडिया अभियान से हमीरपुर में भी बदलाव की लहर उठी है। खिलाड़ियों के अंदर देश प्रदेश और अपने जनपद का नाम रोशन करने का संकल्प साकार होता दिख रहा है। मैं एथलेटिक्स में प्रैक्टिस करती हूँ और मैं स्टेट में मेरा तीसरा मेडल पड़ा है और मुझे राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्तर तक का खेलना है और मुझे अपने गुरुओं को और माता पिता और अपने शहर का नाम रोशन करना और मैं खेलो इंडिया को बहुत आगे बढ़ाना चाहूँगी। इसके आगे तक काफ़ी बच्चों को मदद मिलती है। खेलो इंडिया को जिनके पास कुछ नहीं उनको बहुत कुछ मिलता है। मैं यहाँ हमीरपुर के स्टेडियम में प्रैक्टिस करने आता हूँ खेलो इंडिया के तहत और हमारे कोच भी हमें बहुत अच्छा सिखाते हैं। मैं अभी तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल चुका हूँ और यूपी T20 का ट्रायल भी दे चुका हूँ और जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो खेलो इंडिया शुरू करी है उसके तहत जो छोटे खिलाड़ी हैं उनको नेशनल लेवल तक खेलने का एक मौका मिलेगा, जैसे हम जैसे खिलाड़ी हैं। खेलो इंडिया के तहत मुझे जनपद मंडल में 3 मेडल पड़े हैं। मुझे स्टेट तक का जाना है और अपने गुरुओं का, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। इन बच्चों की ये मासूम ख्वाहिश दरअसल उनके खिलाड़ी बनने की शुरुआत का ऐलान है। हमीरपुर में खेलों का माहौल बनना अभी शुरू हुआ है। रास्ता लंबा है, मंजिल अभी दूर है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। खेलो इंडिया सेंटर भारत सरकार की योजना है और इसके तहत हम लोग प्रतिवर्ष बच्चों को, खिलाड़ियों को जो उसमें पंजीकृत हैं, मानक 15 बालक और 15 बालिकाओं को, उनको हम लोग प्रशिक्षण किट दिया जाता है। हमारे खेलो इंडिया स्कीम चल रही है जिसमें 30 लड़कों को इसे चैनल में ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ये राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी हैं। हमीरपुर का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने के लिए खिलाड़ी तैयार हैं। अब जल्द ही खिलाड़ियों को इंटरनेशनल मानकों पर ट्रेनिंग देने के लिए खेलो इंडिया के तहत एक शानदार स्टेडियम भी तैयार होने वाला है। हमीरपुर के राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम का 7.64 करोड़ की लागत से कायाकल्प 1510 दर्शकों वाला पवेलियन बन रहा है। स्टेडियम में फ्लडलाइट्स लगाने की भी योजना है। स्विमिंग पूल और मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स हॉल भी बन रहा है। इसके अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रयास हुआ है कि हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान होना चाहिए। खेल का मैदान जहां बच्चे भी खेल सकें, गांव के लोग भी किसी प्रतिस्पर्धा का पार्ट बन सके, और लगातार इस पर कार्य हो रहा है। हर विकास खंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम बने और जनपद स्तर पर स्टेडियम बने। सरकार इसके लिए भी लगातार पैसा उपलब्ध करवा रही है। सीएम योगी का हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम का ये ऐलान दरअसल खेलो भारत अभियान का विस्तार है। वैसे भी खेलो इंडिया अभियान की शुरुआत के बाद से यूपी में इस योजना के तहत लगातार खेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है और राज्य सरकार भी यूपी को खेलों की महाशक्ति बनाने में जुटी है। पूरे यूपी में अभी 84 स्टेडियम और 67 मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स हॉल हैं। पूरे प्रदेश में राज्य खेल हॉकी के 15 सिंथेटिक स्टेडियम हैं। यूपी में 2 इंटरनेशनल स्टेडियम हैं। राज्य में 38 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्विमिंग पूल मौजूद हैं। खेलो इंडिया अभियान के तहत यूपी में मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स हॉल की 25 परियोजनाएं हैं। 19 जिलों में 100 करोड़ की स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। खेलो इंडिया के तहत लखनऊ में 300 बेड का हॉस्टल और एक कुश्ती हॉल बना है। खेलो इंडिया ने यूपी में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार विकसित किया है, तो यूपी सरकार ने खिलाड़ियों को आर्थिक स्थिरता देने के लिए सरकारी नौकरियां दी हैं, जिससे पूरे यूपी में खेलों को लेकर एक बड़ा और सार्थक माहौल बना है।
हमने पिछले 3 वर्ष के अंदर 500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश पुलिस में और विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाई है, जिन्होंने देश को मेडल उपलब्ध करवाए हैं। लगातार हमने उनको डिप्टी एसपी भी बनाया है, हमने उन्हें नायब तहसीलदार बनाया है, खेल के अधिकारी खेल विभाग में भी उनको भर्ती किया है, अन्य अनेक विभागों में उन्हें अवसर दिया है और जहां जाकर के वे खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। आज परिणाम क्या है? 500 खिलाड़ियों को हमने उत्तर प्रदेश पुलिस बल में शामिल किया। अभी इंटरनेशनल पुलिस गेम्स हुए थे और इंटरनेशनल पुलिस गेम्स में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सर्वाधिक मेडल जीते। कोई भी देश जब किसी भी क्षेत्र में महाशक्ति बनता है तो उसके पीछे उसके नेता का विजन होता है। आबादी के लिहाज से हमेशा दुनिया के टॉप देशों में रहने वाले भारत में खेलों को लेकर एक माहौल, एक अभियान, एक मिशन की कमी थी। 2018 में पीएम मोदी ने उसे दूर कर दिया। पिछले 7 साल में देश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास हुआ है, उसी का नतीजा यूपी का हमीरपुर जिला है। उम्मीद है कि पीएम मोदी के विजन और सीएम योगी की लगन के दम पर यूपी जल्द ही खेलों में भी देश की बड़ी महाशक्ति बनकर उभरेगा। स्पॉटलाइट मिशन 2047 में आगे बढ़ने से पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। LIC पेश करता है जीवन लक्ष्य। पाएं जीवन बीमा आकर्षक मैच्योरिटी राशि के साथ एवं बीमित व्यक्ति के न रहने पर भविष्य में देय प्रीमियम भुगतान से माफी, सम एश्योर्ड के 10% का प्रतिवर्ष भुगतान पॉलिसी टर्म तक और पॉलिसी की मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड एवं बोनस का भुगतान। बच्चों की शिक्षा एवं अन्य जरूरतों को पूरा करे। LIC का जीवन लक्ष्य। चलिए बात करते हैं जिले बुलंदशहर की, जहां वेस्ट टू आर्ट की एक अनोखी दुनिया पार्क के रूप में आपका स्वागत कर रही है और यूपी के विकास को नई रफ्तार दे रही है। टूटे हुए कप, टूटी हुई सुराहियां, टूटे बर्तनों से बन गई बाइक। जो दुनिया के लिए कबाड़ है, उसे कला में बदल देने का हुनर आज दुनिया यूपी से सीख रही है। इन तस्वीरों में आपको जो भी दिख रहा है वो अगर यूं न दिखे और सड़क पर पड़ा रहे तो आप दोबारा देखेंगे नहीं। सीएम योगी के विजन और निर्देश के बाद सेरेमिक के कबाड़ को बुलंदशहर के खुर्जा ने कलाकृतियों से सजा एक पार्क बना दिया और नाम दिया है अनोखी दुनिया पार्क। बुलंदशहर खुर्जा डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा एक बहुत ही नई पहल के तहत अनोखी दुनिया नाम से एक वेस्ट टू वंडर की एक एग्जाम्पल सेट की गई है और इससे जो है एक संदेश भी ये दिया जा रहा है कि किस प्रकार हम वेस्ट टू वंडर की परिकल्पना भी कर सकते हैं। जो हमारा वेस्ट हम जिसको समझते हैं वो वेस्ट नहीं है बल्कि वेल्थ है। तो उसी के परिकल्पना के रूप में जो है ये अनोखी दुनिया नाम से एक बहुत ही अच्छी पहल BKDA द्वारा की गई है। सेरेमिक वेस्ट से बना ये दुनिया का पहला पार्क है। ये पार्क सीएम योगी की वेस्ट टू आर्ट नीति का हिस्सा है। पार्क को 6 कलाकारों और 120 कारीगरों ने मिलकर बनाया है। टूटे सेरेमिक वेस्ट से 28 बड़ी और 100 छोटी कलाकृतियां बनाई गई हैं। 2 एकड़ में फैले इस पार्क परियोजना पर 5 करोड़ 86 लाख रुपए खर्च हुए हैं। पार्क में कलाकृतियां बनाने में करीब 80 टन सेरेमिक कचरे का इस्तेमाल हुआ है। दरअसल ये पार्क सिर्फ कबाड़ को कला में नहीं तब्दील कर रहा है, बल्कि खुर्जा की सेरेमिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े शोकेस के तौर पर भी काम करेगा। खुर्जा पूरी दुनिया में अपनी शानदार सेरेमिक बर्तनों और चीजों के लिए मशहूर है। बुलंदशहर में 1940 के आसपास मिट्टी के बर्तनों का ये काम शुरू हुआ। 1942 में मिट्टी के बर्तनों का पहला कारखाना स्थापित हुआ। अभी खुर्जा में सेरेमिक के 300 से ज्यादा कारखाने हैं। सेरेमिक इंडस्ट्री में 20 से 25,000 कारीगर मजदूर काम करते हैं। यूपी सरकार की ODOP योजना से खुर्जा सेरेमिक इंडस्ट्री को बड़ा फायदा हुआ है। केंद्र सरकार के फैसले से अब GST 12% से घटकर 5% होने से खुर्जा को और फायदा होगा। खुर्जा से यूरोप, अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के अलग अलग देशों तक निर्यात होता है। अनुमान के मुताबिक खुर्जा में पॉटरी का सालाना व्यापार करीब 150 करोड़ रुपए का है।
खुर्जा में बड़े पैमाने पर सेरेमिक इंडस्ट्री होने से जहां हर साल करोड़ों का व्यापार होता है, वहीं हर साल सेरेमिक वेस्ट भी निकलता है। अब अनोखी दुनिया पार्क में सेरेमिक वेस्ट के लिए एक नई राह दिखाई है। ये पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान और सीएम योगी के पर्यटन को बढ़ावा देने के विजन का भी प्रतीक है। खुर्जा जो है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है अपने सिरामिक के लिए, और क्योंकि वहाँ पे बृहद स्तर पे सिरामिक का मैन्युफैक्चर होता है तो बहुत ज्यादा वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है। उसी वेस्ट को किस प्रकार एक बहुत ही अच्छे रूप में ढाला जा सकता है, ये उसी की एग्जाम्पल पे बनाया गया है। अनोखी दुनिया में जो सिरामिक प्रोडक्शन से जो वेस्ट निकलता है उसी को यूज करके बहुत ही सुंदर सुंदर कलाकृतियां बनाई गई हैं, और जो एक लोकल हमारे कारीगर हैं उन्हीं के द्वारा ये बहुत ही खूबसूरत कलाकृतियां वहाँ पे बनाई गई हैं। ये पार्क अन्य शहरों और राज्यों के लिए भी एक मॉडल बनेगा कि किस तरह से कचरे को संसाधन में बदलकर कला और पर्यटन को एक साथ बढ़ावा दिया जा सकता है। स्थानीय लोगों और बच्चों में इस पार्क को लेकर काफी उत्साह है। ये पार्क खुर्जे की एक नाक के रूप में बना है और बहुत ही सुंदर पार्क है। अनोखी दुनिया और सिरेमिक्स से बना है, जो खुर्जा पोट्री नगरी के नाम पे जो फेमस है उसी के लिए ये बनाया है, और उसी के प्रोडक्ट इसमें है। जो वेस्टेज होता है सिरेमिक्स का, उससे इसमें पेड़ और जो कप प्लेट वगैरह लगा के उनका पूरा बनाया है। इसमें बाइक वगैरह सब जो भी चीज़ है वो सिरेमिक्स से संबंधित है। यानी खुर्जा औद्योगिक नगरी वो इसमें दिखाई देगी आपको। हम आज पार्क घूमने आए थे तो अनोखी दुनिया आए थे तो अच्छा लगा बहुत। पार्क नई नई चीजें एक्सप्लोर करने को मिली, बहुत अच्छा बना है पार्क खुर्जा का। मैं तो कहता हूँ नंबर 1 पार्क बना है। अब इसके बारे में क्या बोलूँ, बहुत चीजें एक्सप्लोर करी है मैंने इसमें, मतलब कफ, गाड़ियाँ से। कोरोना के बाद खुर्जा का सेरेमिक उद्योग तेजी से बढ़ा है। एक्सपर्ट मानते हैं कि सेरेमिक वेस्ट से पार्क बनने के बाद बुलंदशहर खुर्जा क्षेत्र देश विदेश के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। ठीक वैसे ही जैसे राजस्थान अपने किलों और महलों के लिए जाना जाता है, या आगरा ताजमहल के लिए। अनोखी दुनिया खुर्जा की पहचान को वैश्विक मंच तक ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा। तो आपने देखा किस तरह से यूपी का बुलंदशहर भी विकास की राह पे लगातार आगे बढ़ रहा है, और वेस्ट टू आर्ट की एक अनोखी दुनिया का जो पार्क है वो यूपी के सामने और देश के सामने प्रस्तुत कर रहा है। तो देखिए, स्पॉटलाइट मिशन 2047 में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। तो देखिए, यूपी 2017 के बाद से ही लगातार विकास की राह में आगे बढ़ता जा रहा है और देश भर में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। आज भी हमने आपको भदोही, हमीरपुर और बुलंदशहर की कहानियां बताई कि किस तरह से ये जो जिले हैं वो विकास की राह में आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन मिशन है 2047 तक, तब तक ये जो विकास की गाथा है वो चलती जाएगी। लेकिन आज स्पॉटलाइट मिशन 2047 में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।